हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में हिंदी विषय में पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 का नाम है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। तो हम पाठ परिचय देखते हैं। पहले, भारतीय संस्कृति के उन्नायक, विश्व के समक्ष गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भारत की धाक जमाने वाले आर्यभट्ट का नाम बहुत गौरव के साथ लिया जाता है। ये बचपन से ही मेधावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक गूढ़ तथ्यों की जानकारी सप्रमाण प्रस्तुत करके विश्व प्रसिद्ध हो गए। अब हम पाठ पढ़ते हैं। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। उस जमाने में आज के पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते थे। आज से ठीक है 1500 साल पहले जो पटना शहर है उसको किस नाम से बुलाते थे? पाटलिपुत्र के नाम से। यह बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। फूलों की अधिकता के कारण इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। पाटलिपुत्र नगर नंद, मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा है। दूर दूर तक इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी। राजधानी होने से देश भर के प्रतिष्ठित पंडित यहाँ एकत्र होते थे। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज्यादा दूर नहीं था। देश के ही नहीं, दूसरे देशों के विद्यार्थी भी विशेष अध्ययन के लिए नालंदा और पाटलिपुत्र आते थे। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। इसी नगर की बात है, उस दिन सवेरे से ही नगर में काफी चहल पहल थी। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम की ओर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। बात ही ऐसी थी, उस दिन अपराह्न में सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। भरी दोपहरी में धरती पर अंधकार छा जाने वाला था। ब्राह्मण पुरोहित लोगों को बता रहे थे कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है, तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय उपवास रखो, खूब दान पुण्य करो, तभी इस राक्षस के चंगुल से सूर्य देवता को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल पाएगी। सभी और आवाजें सुनाई दे रही थी, दे दान तो छूटे गिरान। लोग डरे हुए थे। नगर के धनी मानी लोग सवेरे से ही दान दक्षिणा देने में जुटे हुए थे। मगर पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। आश्रम एक टीले पर था। वहां भी बड़ी चहल पहल थी, लेकिन यह चहल पहल कुछ दूसरे प्रकार की थी। यह आश्रम भी कुछ अलग किस्म का था। टीले पर बसे उस आश्रम के लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे, कुछ कटोरे जैसे, कुछ वर्तुलाकार और कुछ शंकु की तरह थे। वस्तुतः यह एक वेधशाला थी। इस दिन उन यंत्रों के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुए थे। वहां के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि ठीक किस समय ग्रहण लगेगा, कहाँ दिखाई देगा और कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें देखना था कि उनका हिसाब ठीक निकलता है या नहीं। इसलिए सभी उत्सुकता से ग्रहण के क्षणों का इंतजार कर रहे थे। कुछ आचार्य और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे, ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कह रहे थे कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है। हमें धर्म ग्रंथों की बातों पर यकीन करना चाहिए। मगर वहां एक तरुण विद्यार्थी ऐसा भी था जो अपने शांति विद्यार्थी को समझा रहा था कि पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य को ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। वही राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है, ऐसी किंवदंती है, मतलब ऐसे लोग कहते हैं। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम था आर्यभट्ट। कभी कभी लोग उसे आर्यभट्ट के नाम से पुकारते थे, मगर उसका सही नाम था आर्यभट्ट ही था। भट्ट का मतलब है युद्ध। सचमुच ही आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे। आर्यभट्ट दक्षिण पथ में गोदावरी तट क्षेत्र के अस्मक जनपद में पैदा हुए थे। इसलिए बाद में अस्माकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे। गणित और ज्योतिष के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। इन विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए वे अपने अस्मक जनपद से इतनी दूर पाटलिपुत्र पहुंचे थे। आर्यभट्ट आंख मूंदकर पुरानी गलत बातें मानने को तैयार नहीं थे और अपने विचार बेहिचक प्रस्तुत कर देते थे। ग्रहणों के बारे में ही नहीं, आकाश की दूसरी अनेक घटनाओं के बारे में उनके अपने स्वतंत्र विचार थे। उस जमाने की प्रायः सभी लोग, ज्योतिषी भी, यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थिर थी। किसी ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर कोई नई बात उठी भी होगी तो भी धर्म ग्रंथों के वचनों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस उनमें नहीं था।
मगर आर्यभट्ट में ऐसा साहस था, उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर जाहिर किए। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है, जो तारामंडल है वो आकाश का वो स्थिर है, तो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाते क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता? आर्यभट्ट का उत्तर था, समझ लो कि नदी में एक नाव है, तो वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है, तब उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थित वस्तुओं की उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। उसी तरह आकाश के तारों की बात है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ हम भी घूमते रहते हैं, इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता जान पड़ता है। दरअसल तारामंडल स्थिर है, पृथ्वी ही अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना इस दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी। आर्यभट्ट इस नई अंक पद्धति से परिचित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ के आर्यभट्ट में वृंद 10 अरब यानी अरब तक की 10 गुणोत्तर संज्ञाएं देकर लिखा है कि इनमें प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना है। आर्यभट्ट के साथ हमारे देश में गणित ज्योतिष के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू हुई थी, मगर बाद में हमारे देशवासियों ने आर्यभट्ट और उनके आर्यभट्टीय ग्रंथ की लगभग भुला दिया था। आर्यभट्टीय ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाव दाजी ने 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियां खोजी और उनका विवरण प्रकाशित किया। उसके बाद ही विद्वज्जगत को आर्यभट्ट का सही परिचय मिला। बहुत से लोगों को तो इस महान गणितज्ञ ज्योतिषी के बारे में पहली बार उस समय जानने को मिला जब भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया और 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा है। अब हम देखते हैं कुछ बातें। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय पुस्तक पद्य में है। भाषा संस्कृत है। प्राचीन भारत में गणित और ज्योतिष का अध्ययन साथ साथ होता था, इसलिए इन दोनों विषयों का विवेचन प्रायः एक ही ग्रंथ में कर दिया गया था। आर्यभट्टीय में भी गणित और ज्योतिष दोनों की चर्चा है। पुस्तक के 4 भाग होते हैं: 10 गीतिका, गणित, कालक्रिया और गोल। गुणाकार मूले गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट के नाम के आधार पर संपादित अंश है। अब हम गुणाकर मूले जी का लेखक परिचय देखते हैं। डॉक्टर गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधी बुजुर्ग गांव में सन 1955 में हुआ था। इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना क्षेत्र बनाया। अपने विज्ञान में जटिल विषयों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आज हमने इस वीडियो में पाठ 8 पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। थैंक यू सो मच।